हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज पढ़ते हैं कोलेलिथियासिस के बारे में। इन कॉमन लैंग्वेज इसको गलस्टोन्स भी कहते हैं और ये एक बेसिक टॉपिक है जो सबको आना चाहिए। एग्ज़ाम्स में, वाइवास में, हर जगह आपको पूछते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कोलेलिथियासिस के बारे में। सबसे पहले जो कोलेलिथियासिस होता है ना, ये दो तरह के गलस्टोन्स बनाता है। या तो वो स्टोन्स कोलेस्ट्रॉल के हो सकते हैं या फिर वो पिगमेंट गलस्टोन्स हो सकते हैं। अब कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स मतलब कि उनका जो मोर देन 50% है ना, वो कोलेस्ट्रॉल से बनता है, कोलेस्ट्रॉल मोनोहाइड्रेट सॉल्ट्स, और वो क्रिस्टलाइन हो जाते हैं क्रिस्टल्स के फॉर्म में, इसीलिए हम इनको कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स कहते हैं। और जो पिगमेंट गलस्टोन्स होते हैं उनमें मेनली बिलीरुबिन होता है। बिलीरुबिन खुद एक पिगमेंट है, इसीलिए इससे ये नाम आया है पिगमेंट गलस्टोन्स। और याद रखना, मेनली अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, उनके साथ जब कैल्शियम कॉम्बाइन करता है तो फिर वो पिगमेंट गलस्टोन्स बनाता है। तो जो कोलेस्ट्रॉल गलस्टोन्स है, इनके रिस्क फैक्टर्स को याद करने के लिए एक निमोनिक है, वो है 5F। तो सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से डेमोग्राफिक एरियाज़ में ज़्यादा कॉमन है। आप याद रखना कि वो यूरोपियंस और अमेरिकन्स, अमेरिका में नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और साथ ही नॉर्दर्न यूरोपियंस में ज़्यादा कॉमन है। उसके बाद है एडवांसिंग एज, मतलब जैसे जैसे एज बढ़ता जाएगा वैसे कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स होने के चांसेस ज़्यादा है। तो उससे आप याद रखना, पहला F जो है 40, ठीक है। दूसरा F है फीमेल, मतलब फीमेल जेंडर में ये ज़्यादा कॉमन है। अब उसी पे ही जैसे फीमेल हार्मोन्स, एस्ट्रोजेंस, या फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज़ करना, या फिर प्रेगनेंसी, ये सब ज़्यादा रिस्क फैक्टर है कोलेस्ट्रॉल स्टोन के लिए। प्रेगनेंसी से ही आप तीसरा F याद रखोगे जो है फर्टाइल। फिर जो फोर्थ F है वो है फैट मतलब अगर एक ओबीज पर्सन है या फिर उसमें कोई मेटाबॉलिक सिंड्रोम हुआ है तो वो ज़्यादा रिस्क में है। फिफ्थ F से आप याद रखना फैमिलियल मतलब ये कोई इनबॉर्न डिसऑर्डर्स ऑफ बाइल एसिड मेटाबॉलिज्म, तब भी वो एक रिस्क फैक्टर होगा, ठीक है। ये 5 जिसके बाद अगर रैपिड वेट रिडक्शन हुआ है, बहुत सडनली बहुत सारा वेट रिड्यूस हो गया है, तब हो सकता है। गॉल ब्लैडर स्टैसिस मतलब कम मोबिलिटी, हाइपोमोबिलिटी। गल ब्लैडर का काम होता है कि जब फैटी मील आएगा वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और बाइल को रिलीज़ करेगा, जो कि वो फैटी मील में जो कोलेस्ट्रॉल होगा उसको सैचुरेट कर देगा, ठीक है। तो अगर गल ब्लैडर स्टैसिस हो गया, वो कम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या फिर कोई चीज़ के वजह से वो नहीं कर पा रहा, तो वो भी रिजल्ट करेगा कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स में। लास्ट में है हाइपरलिपिडेमिया, कोई भी डिजीज़ के वजह से अगर लिपिड कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में ज़्यादा हो गया है तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है। अब आ जाते हैं पिगमेंट गलस्टोन्स पर। सबसे पहले डेमोग्राफिक की बात करें तो उसमें हमने देखा था यूरोपियंस और अमेरिकन्स, इसमें मेनली एशियंस, दैट टू अर्बन, ठीक है। अर्बन ज़्यादा कॉमन है रूरल से। अब उसमें हमने देखा था कि कैसे फीमेल, 40, फर्टाइल, वो सब फैक्टर्स थे। इसमें आपको याद रखना है बिलीरुबिन, वो भी अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। और अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन किस केस में आता है? हीमोलाइटिक अनीमिया में, ठीक है। तो अगर उस बंदे को क्रॉनिक हीमोलाइटिक अनीमिया है तो वो एक रिस्क फैक्टर है। अब तीसरा क्या हो सकता है? कोई बिलियरी इन्फेक्शन है, कोई भी इन्फेक्शन, पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, कोई भी इन्फेक्शन। लास्ट में है कोई जीआई डिसऑर्डर्स, जैसे कोई इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ हो गया, या फिर उसको रिसेक्शन हुआ है, या फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस हुआ है, पैंक्रियाटाइटिस के साथ कुछ भी हुआ, अगर कोई जीआई डिसऑर्डर है तो वो प्रमोट करेगा पिगमेंट गलस्टोन्स को, ठीक है। अब पैथोजेनेसिस पे आते हैं। तो सबसे पहले जो कोलेस्ट्रॉल आता है वो क्या करता है? मिसेली बनता है। अब माइसली कैसे बनेगा? बाइल सॉल्ट्स और लेसिथिन ये कंबाइन करके माइसली बनाता है कोलेस्ट्रॉल से, ठीक है। ये नॉर्मल होता है। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा फैटी मील ले रहे हैं या फिर कुछ ऐसा ले रहे हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट बढ़ता जाएगा, और जब इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि फिर बाइल उसको सैचुरेट ही नहीं कर पाएगा। बाइल का भी एक कैपेसिटी है ना, उसके बियॉन्ड अगर कोलेस्ट्रॉल आ रहा है तो फिर वो सुपर सैचुरेट हो जाएगा। तो पहला पॉइंट जो है वो है सुपर सैचुरेशन ऑफ बाइल विथ कोलेस्ट्रॉल। अब सेकंड में क्या होगा? मैंने कहा था कि गल ब्लैडर का काम है कि जैसे कोई फैटी मील आया, कोलेस्ट्रॉल आया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा ताकि बाइल वहाँ से रिलीज़ हो। लेकिन यहाँ पे वो हाइपोमोटिलिटी हो जाएगा गल ब्लैडर का, जैसे हमने यहाँ पे स्टेसिस देखा था वही है हाइपोमोटिलिटी ऑफ गल ब्लैडर। तो जब वो कोलेस्ट्रॉल माइसिली में कन्वर्ट ही नहीं होंगे तो कोलेस्ट्रॉल आपस में
वो क्रिस्टल बनने लगेंगे, न्यूक्लिएट करने लगेंगे। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट में है एक्सीलरेटेड कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल न्यूक्लिएशन, और लास्ट में है हाइपर सिक्रेशन ऑफ म्यूकस इन गल ब्लैडर। अब अगर कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल्स बन रहे हैं, वो आपस में एक्यूमुलेट हो गए हैं, तो बहुत ज़्यादा म्यूकस सिक्रीट होगा गल ब्लैडर में, और ये म्यूकस क्या करेगा, ये और जो कोलेस्ट्रॉल बन गया है ना स्टोन्स, उनको ट्रैप करके रखेगा। मतलब ये एक विशियस साइकिल है, कोलेस्ट्रॉल न्यूक्लिएट कर रहे हैं, गल ब्लैडर उनको म्यूकस सिक्रीट करके ट्रैप कर रहे हैं, फिर ज़्यादा से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल आके एक्यूमुलेट कर रहे हैं, वैसे करते करते वो स्टोन बनेंगे। ये है पैथोजेनेसिस, आपको ये 4 पॉइंट्स मेंशन करना है। पिगमेंट गल स्टोन्स के पैथोजेनेसिस की बात करें तो इसमें अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन पहले आएगा, और वो जो इनऑर्गेनिक कैल्शियम सॉल्ट से मिलके पिगमेंट गल स्टोन्स बनाएगा। अब अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा तक हमारे बॉडी में होता नहीं है, क्योंकि लिवर उसको कॉन्जुगेट कर देता है, ये सबको पता है। लेकिन अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है, कोई भी बिलियरी इन्फेक्शन हुआ है, कोई कोलाई का हो, एस्केरिस का हो, या कोई भी लिवर फ्लक्स का हो, तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, ये बीटा ग्लूकुरोनिडेजेस को रिलीज़ करेंगे। अब ये एक एंजाइम है जो कि जो ग्लूकुरोनाइड्स बने होंगे उनको हाइड्रोलाइज कर देंगे। मतलब क्या कि बिलिरुबिन को लिवर ने कंजुगेट कर दिया, लेकिन क्योंकि ये माइक्रोब्स ऐसे एंजाइम्स बना रहे हैं ग्लूकुरोनिडेज, ये वो जो ग्लूकुरोनाइड है उसको हाइड्रोलाइज करके तोड़ देगा, तो हमारा अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा हो जाएगा। अब अगर ये ज़्यादा होगा तो फिर वो कैल्शियम सॉल्ट्स के साथ कंबाइन करके पिगमेंट गल स्टोन्स बना देगा। ये है कोलेस्ट्रॉल स्टोन और पिगमेंट स्टोन्स का पैथोजेनेसिस और रिस्क फैक्टर। अब आते हैं इनके मॉर्फोलॉजी में। सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स का मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स में या तो वो 100% प्योर कोलेस्ट्रॉल हो सकते हैं, या फिर वो 50% कोलेस्ट्रॉल हो सकते हैं, और रेस्ट कुछ और कंपाउंड हो सकता है। तो जो प्योर कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स होते हैं ना, वो मेनली पेल येलो होते हैं। कोलेस्ट्रॉल है तो वो येलो दिखेंगे, राउंड टू ओवर्ड होते हैं। ठीक है, तो हम कंपेयर कंट्रास्ट करके दोनों का ही याद कर लेते हैं। पिगमेंट स्टोन्स में क्या होता है, उनका कलर जनरली ब्राउन या फिर ब्लैक होता है। ब्लैक होगा अगर वो गॉल ब्लैडर और वो बाइल स्टेराइल है, मतलब उनमें कोई इन्फेक्शन नहीं है, और ब्राउन होगा अगर वो इन्फेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे है ब्राउन और ब्लैक, और यहाँ पे है पेल येलो। अब दूसरा है कि इनका जो सरफेस है ना, वो ग्रैन्युलर अपीयर करेगा और हार्ड एक्सटर्नल सरफेस होगा। ठीक है, एक्सटर्नली हार्ड होगा और फाइन ग्रैन्युलर होगा। यहाँ पे लैमिनेटेड और सॉफ्ट होगा पिगमेंट में। अब इनका जो सरफेस है वो ग्लिसन करता है, मतलब शाइनिंग होगा अपीयरेंस उसका, ग्लिसनिंग रेडिएटिंग क्रिस्टलाइन पैलिसेड। मैंने कहा था क्रिस्टल्स बनाएंगे और शाइनिंग सरफेस होगा, ग्लिसनिंग। यहाँ पे उल्टा होता है, सोप लाइक या फिर ग्रीजी कंसिस्टेंसी होगा। वहाँ पे शाइन करता था, पर यहाँ पे ग्रीजी कंसिस्टेंसी होगा। अब दूसरा है कि वो जो स्टोन्स होंगे ना, वो राउंडेड होंगे या फिर फेसिटेड होंगे, और यहाँ पे है कि वो स्पिक्यूलेटेड होंगे और मोल्डेड होंगे। स्पिक्यूलेटेड मतलब राउंड नहीं, ऐसे थोड़े थोड़े स्पिक्यूल्स जैसे, उनको राउंड नहीं कह सकते। अब जो फिफ्थ पॉइंट है डिफरेंस का, वो है कि ये रेडियोलूसेंट होते हैं। जो प्योर कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं वो रेडियोलूसेंट होते हैं। अब अगर इन्हीं कोलेस्ट्रॉल्स में कुछ कैल्शियम सॉल्ट्स ऐड हो जाए, कैल्शियम सॉल्ट्स में जैसे कैल्शियम फॉस्फेट, कार्बोनेट, कुछ भी हो सकता है, तो उनका कलर पेल येलो से कन्वर्ट होकर ग्रे, वाइट या ब्लैक बन जाएगा, और तब वो रेडियो ओपेक होंगे। वो नेचुरली रेडियोलूसेंट होते हैं। अगर उनमें कोई कैल्शियम सॉल्ट मिल गया है तब जाके वो रेडियो ओपेक हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे वो नेचुरली रेडियो ओपेक होते हैं। जो ब्लैक गल स्टोन्स हैं वो रेडियो ओपेक होते हैं। अब वहाँ पे अगर कैल्शियम सोप, कैल्शियम सॉल्ट नहीं, कैल्शियम सोप, जैसे कैल्शियम पैमेटेट हो गया या फिर स्टीयरेट हो गया, वहाँ पे कैल्शियम फॉस्फेट, कार्बोनेट, वो सब सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, अगर ये मिल जाए तो फिर वो रेडियो लूसेंट हो जाएंगे। नॉर्मली ये रेडियो ओपेक होते हैं, यहाँ पे नॉर्मली ये रेडियो लूसेंट होते हैं। तो ये था मॉर्फोलॉजी। आप ऐसे ही इसका कंपेयर कॉन्ट्रास्ट भी आ सकता है, कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स और पिगमेंट स्टोन्स का डिफरेंस, तो आपको उसमें मॉर्फोलॉजी भी लिखना है, और साथ में उनका रिस्क फैक्टर्स और पैथोजेनेसिस दोनों के अलग है, तो उनको भी इंक्लूड करना है। अब इनके क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं। क्लिनिकल फीचर्स दोनों गल स्टोन्स के लिए सेम ही हैं। सबसे पहले तो मोस्ट ऑफ द पीपल एसिम्टोमेटिक रहते हैं, कुछ ही लोगों में सिम्टम्स अपीयर करता है, और रॉबिन्स में ये बोला गया है कि उसको एक नाम दिया गया है बिलियरी कॉलिक एक्सक्रूशिएटिंग पेन, पर ये एक मिसनोमर है, क्योंकि जो पेन होता है ना वो कॉलिक पेन नहीं होता, वो कांस्टेंट पेन है।
ठीक है। पर आप लिखोगे इसको बिलियरी कॉलिक एक्सक्रूशिएटिंग पेन, फिर आप ये भी मेंशन करोगे जो पेन होता है वो कांस्टेंट होता है। और एक ख़ास बात इसमें ये है कि जो पेन है ना वो एक फैटी मील के बाद ही फॉलो करेगा, बाद ही दिखेगा। तो ये हिस्ट्री में अगर कहीं पे भी आपने ऐसा कुछ देखा हिस्ट्री में कि पेन उसको आफ्टर फैटी मील हो रहा है, तो समझ आना कि वो इंडिकेट करे कि ये कोई टाइप का गलस्टोन है। और पेन जो होगा वो राइट अपर क्वाड्रेंट में हो सकता है या फिर एपिगैस्ट्रियम में हो सकता है, कभी कभी रेडिएट करता है राइट शोल्डर या फिर बैक। अब इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, उस पर आ जाते हैं। सबसे पहला जो कॉम्प्लिकेशंस है वो है एम्पाइमा, जिसमें पस बन सकता है, WBCs वगैरह आ सकते हैं। सेकंड में परफोरेशंस हो सकता है, फिस्टूला हो सकता है, कोलेंजाइटिस मतलब जो एंटायर बिलियरी ट्रैक्ट है वो पूरा बिलियरी ट्री का इन्फ्लेमेशन। फिर ऑब्स्ट्रक्टिव कोलिस्टेसिस हो सकता है। अब अगर ये गल स्टोन्स बहुत ज़्यादा बने और फिर वो ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगे फंडस में जाके या फिर जो सिस्टिक डक्ट है उसको, तो ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे। फिर पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है। गल स्टोन इलियस मतलब ये जो गल स्टोन्स होते हैं ना, इनका साइज़ जितना छोटा होगा वो उतना ज़्यादा डेंजरस है। जो छोटे छोटे गल स्टोन्स होते हैं वो क्या सिस्टिक डक्ट में ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेंगे, वो उसके थ्रू क्रॉस करके बाउल में आ सकते हैं। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फोल्डिंग्स होते हैं ना वहाँ पे आके ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं बोवेरेट सिंड्रोम। ठीक है, तो ये है गल स्टोन इलियस। और फिर है ये जो गल स्टोन्स है इनका एक इंक्रीज्ड रिस्क है टुवर्ड्स द कार्सिनोमा। तो ये थे कुछ कॉम्प्लिकेशंस। अगर गल स्टोन्स एज अ शॉर्ट नोट आता है तो आपको सब कुछ लिखना है, और अगर डिफरेंस पूछते हैं तो आपको दोनों टाइप के गल स्टोन्स के बारे में डिफरेंस जानना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करना। और अगर आपको कोई भी डाउट है या नोट्स वगैरह कुछ भी चाहिए तो कमेंट करना। एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।